हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा लास्ट जो हमारी क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज के बारे में और चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, कि हम एक मैटर के एक स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा सकते हैं। बेटा इसके लिए हमने दो चीजें देखी थी कि इसके लिए दो चीजें यूजफुल हैं, एक है टेम्परेचर चेंज करना और एक है प्रेशर चेंज करना। प्रेशर को चेंज करके क्या हो सकता है ये हमने देख लिया था, टेम्परेचर को चेंज करके क्या हो सकता है ये आज हमें देखना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड कैसे जा सकते हैं। अच्छा बेटा, क्या होता है कि जब भी आप कोई सॉलिड लेंगे, उस सॉलिड को हीट करेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि आपने कोई सॉलिड लिया और उस सॉलिड को आपने क्या किया, हीट करना शुरू किया। जब आप उस सॉलिड को हीट करना चालू करते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से उन पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो हो जाते हैं फ्री टू मूव, क्योंकि सॉलिड में तो पार्टिकल मूव नहीं हो सकते थे और अभी लिक्विड में पार्टिकल हो गए फ्री टू मूव। ठीक है बेटा, तो ये फ्री टू मूव पार्टिकल जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर लिक्विड फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरीके से किसी भी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे बेटा, कि सॉलिड को हम हीट करेंगे, हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने से पार्टिकल फ्री टू मूव होंगे और सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। अब कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है बेटा, फ्यूजन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। तो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक है बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। अब यहां पे हमको एक बात समझने की जरूरत है कि हर एक सॉलिड ना एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही लिक्विड में मेल्ट होता है। ठीक है बेटा, तो वो जो फिक्स टेम्परेचर है जिसपे कि सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होगा, उस फिक्स टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में कि बेटा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जिस पे सॉलिड, एक सॉलिड जो है कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, जिसपे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट 1 atm प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, बात ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है यहां पे आपसे कि बेटा एक एटीएम प्रेशर क्या है। एक एटीएम प्रेशर का हिसाब समझ लीजिए। हम जब भी नॉर्मल सी लेवल पे यानी कि सरफेस लेवल पे रहते हैं, जैसे ये हम सी लेवल सरफेस लेवल पे है, अभी कमरे में है तो ठीक है अपने, तो हमारे ऊपर हमेशा 1 atm का प्रेशर रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये जितना प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा रहता है इसी को हम 1 atm प्रेशर बोलते हैं। अगर प्रेशर को कम या ज्यादा किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट में हमें फर्क देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 atm प्रेशर पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होगा, या फिर 1 atm प्रेशर पे
सॉलिड जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए 1 atm प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारी आइस होती है बेटा वो हो जाती है मेल्ट। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी चीज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं क्या होती है। बेटा लेटेंट जो है ना वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, लेटेंट वर्ड, जिसका मतलब होता है हिडन हीट। अच्छा, और ये हीट कब हिडन हो रही है बेटा, कब छुप रही है? फ्यूजन के दौरान। तो देखिए क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी which is required to convert 1 kg of solid into liquid। ठीक है बेटा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at 1 atm is called latent heat of fusion। latent heat of fusion यानी कि बेटा देखिए क्या होगा कि वो हीट एनर्जी जो कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए होती है 1 atm प्रेशर पे उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए ना कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक कंटेनर में कुछ आइस क्यूब्स ले रखी हैं, ठीक है बेटा, और यहां पे हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया है चेक करने के लिए। तो बेटा ये जो आइस क्यूब्स होंगी, जब हम इन आइस क्यूब्स को हीट करना चालू करेंगे तो ना धीरे धीरे सबसे पहले तो आइस क्यूब बहुत ठंडी होंगी तो टेम्परेचर जो होगा ना वो काफी कम होगा, नेगेटिव होगा। जैसे जैसे हम हीट करना चालू करेंगे, हम इस आइस क्यूब में, इस कंटेनर में क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज होगा। पर कब तक इंक्रीज होगा अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कितनी भी हीट देंगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे कि हमने आइस क्यूब्स को जब हीट किया तो पहले टेम्परेचर कम था, हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। 0 डिग्री सेल्सियस पे अब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है जबकि हम हीट दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखिए क्या हो रहा है। एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या है, आइस है। आइस किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। आइस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वाटर में। वाटर कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड में, है ना बेटा। जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है बेटा कि जब आप आइस को हीट दे रहे हैं तो आइस इस हीट को कैसे यूज कर रहा है ये समझिएगा। आइस इस हीट को यूज कर रहा है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, और इस हीट का यूज करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा, पहले काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाई जा रही थी तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर में राइज हो रहा था। अभी टेम्परेचर जो है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई जा रही है तो टेम्परेचर में कोई राइज नहीं दिख रहा है, जबकि बेटा हीट किया जा रहा है अभी भी। फिर भी हीट करने के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री से क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की जगह इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक किया जा रहा है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि बेटा आइस सॉलिड फॉर्म में है। जब सॉलिड का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके सॉलिड के पार्टिकल्स फ्री टू मूव हो जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। तो बात समझे बेटा
कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा आइस है, जब हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होते टाइम पे टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, जबकि हम हीट दे रहे हैं? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इस हीट को यूज किया जा रहा है आईपीएफ, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। और यही जो हीट हम दे रहे हैं ना बेटा, जिस हीट को कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज किया जा रहा है, इसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्योंकि ये हीट हमको पता नहीं लग पा रही है ना, ये हीट तो हमको लग रहा है कि छुपी हुई है ना। और बेटा ये लेटेंट हीट किस केस में काम आ रही है? जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो। और बेटा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब देख लीजिए आप लोग इसे ध्यान से। इसके बाद और जो है हमारे पास 4 और हैं। सॉलिड से लिक्विड हमने देखा, लिक्विड से सॉलिड अभी देखेंगे, फिर लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड और फिर सॉलिड से गैस। तो 4 और है, उसके बाद ये क्लास फिनिश हो जाएगी हमारी। देख लीजिए आप एक बार इसे। आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेकंड कन्वर्जन पे चलते हैं। सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड टू सॉलिड। बेटा लिक्विड टू सॉलिड अगर आना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए ध्यान से, लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है और सॉलिड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो कम है ना बेटा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमको टेम्परेचर चेंज करके लिक्विड से सॉलिड में जाना है ना। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे के दोस्त होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने पे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। तो यानी कि बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस अगर हमको कम करना है तो हम क्या करेंगे? हम ये कर सकते हैं कि हम टेम्परेचर कम कर देंगे। टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम करने से जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को कम करने से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के कम होने से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से फाइनली जो हमारा मेटल है, लिक्विड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया कि लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, सॉलिड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है बेटा। तो हमको लिक्विड से सॉलिड जाना है, मतलब हमको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम करना है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कम करने से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे और फिर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा सॉलिड। अब ये जो प्रोसेस हमने किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। ठीक है बेटा, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन क्या है बेटा? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into solid is called, the process of conversion of liquid into solid is called freezing or solidification। ठीक है बेटा, वो प्रोसेस जिसमें कि किसी लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, जैसे बेटा मेल्टिंग एक प्रोसेस होता था लिक्विड को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का, और मेल्टिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता था जिस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते थे। ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो हमारे क्या कहते हैं सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड्स के अंदर भी सॉरी लिक्विड को जब हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग भी एक फिक्स टेम्परेचर पे होगी। ये जो फिक्स टेम्परेचर होगा हमारा, इस फिक्स टेम्परेचर को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? इस फिक्स टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि बेटा वो टेम्परेचर जिसपे कि हमारा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बेटा,
द टेम्परेचर at which liquid get the temperature at which liquid get converted into solid at atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जरूरी है बेटा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना 1 atm का, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट of water is 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है बेटा. तो ये बेटा ये अच्छा, अब आप सभी के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा बेटा कि भैया एक बात बताइए, आपने बताया था कि जो आइस होती है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस. और भैया अभी अभी आपने बताया कि जो वाटर होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस. तो भैया ये बताओ कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो आखिर आइस और वाटर में फर्क क्या होगा? तो चलिए बेटा समझाता हूं. देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में? वाटर में. और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में. बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वाटर की जो एनर्जी होगी, वाटर की एनर्जी ज्यादा होगी. ये समझ में आ रहा है आपको कि वाटर की एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? चलिए समझाता हूं बेटा. बेटा वाटर की एनर्जी ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ है, कई सारी हीट यूज हुई है जो कि छुपी हुई थी, जिस हीट को कि हम क्या बोलते थे? लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट की वजह से, है ना बेटा, लेटेंट हीट की वजह से, ड्यू टू लेटेंट हीट की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो वाटर की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी. बट ऑन द अदर हैंड बेटा इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जब आइस में कन्वर्ट होगा तो वाटर के आइस में कन्वर्ट होने पे इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी कम होगी. इसकी एनर्जी कम क्यों होगी बेटा? क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट है ही नहीं. तो बात समझे कि बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा वाटर है, वाटर और आइस दोनों हमको देखने को मिलेगा, पर फर्क क्या होगा दोनों में? एनर्जीज का फर्क होगा. वाटर की एनर्जी कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी, और आइस की एनर्जी कम होगी. वाटर की एनर्जी ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी. और आइस की एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि उसमें कोई लेटेंट हीट नहीं होगी. चलिए 2 कंप्लीट कर लिए हमने. अब तीसरे पे चलते हैं. तीसरा है हमारा बेटा लिक्विड टू गैस. लिक्विड से गैस पे जाना है हमें, लिक्विड से गैस पे जाने का प्रोसेस. तो चलिए आइए देखिए ध्यान से. बेटा जब भी हम लिक्विड से गैस पे जाते हैं तब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. लिक्विड है, लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है गैस के मुकाबले कम था, और गैस का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है. हमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाना है. हमने क्या किया बेटा? लिक्विड को हीट किया. लिक्विड को हीट करने से लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के अलावा लिक्विड के पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक हुआ. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से जो पार्टिकल्स थे बेटा, पार्टिकल्स हो गए फ्री टू मूव. और पार्टिकल फ्री टू मूव होने की वजह से पार्टिकल्स ने किया रैंडम मोशन. कैसा मोशन किया बेटा? रैंडम मोशन. और ये कन्वर्ट हो गए गैस में. फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया कि लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना था. लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है, गैस का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा होता है. लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना था. लिक्विड को हमने हीट किया. हीट करने से लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ लिक्विड का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हुआ. लिक्विड का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से पार्टिकल जो है वो फ्री टू मूव हो गए. कि पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गया तो पार्टिकल आराम से मूव कर सकते हैं. क्योंकि पार्टिकल फ्री टू मूव थे तो पार्टिकल्स ने रैंडम मोशन किया, और इस रैंडम मोशन को करके पार्टिकल्स इसमें कन्वर्ट हो गए गैस में.
अब बेटा किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो हमारा कहलाता है वेपराइजेशन। ठीक है बेटा, तो वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है बेटा, किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं बेटा। अच्छा बेटा, जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता था एक फिक्स टेम्परेचर पे, लिक्विड सॉलिड में फ्रीज होता था एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक उसी प्रकार से बेटा जो हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड गैस में चेंज होते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, और उस फिक्स टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड get converted into गैस, या फिर गैस स्टेट को वेपर स्टेट भी बोलते हैं, या फिर वेपर स्टेट, गैस और वेपर स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, ये नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जब हमारे पास 1 atm प्रेशर होगा तो 1 atm प्रेशर पे हमारा जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बेटा बॉइल होगा। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, या देने की कोशिश करेंगे, तो वाटर कभी भी आपका बॉइल नहीं हो पाएगा। गर्म बेशक हो जाएगा बट बॉइल नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज नहीं हो पाएगा। तो ये है लिक्विड टू गैस। अभी 2 और बचे हैं, अभी थोड़ा सा लिक्विड टू गैस का टॉपिक बच रहा है हमारा, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं हम, और उसके बाद गैस टू लिक्विड बच रहा है, और फिर सब्लिमेशन बच रहा है। तो फिर उसके बाद फिनिश ये क्लास हमारी। देख लीजिए आप एक बार इसको ध्यान से। चलिए बेटा, ये आगे बढ़ते हैं। तो लिक्विड टू गैस को फिनिश करते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं हम। उस छोटी सी चीज का नाम है बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता था, वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतनी एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जिसकी की हमें जरूरत हो, टू बर्न या टू बॉइल, टू कन्वर्ट 1 kg, 1 kg लिक्विड को, टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड into vapor state, to convert 1 kg liquid into vapor state at atmospheric pressure, at its boiling point is called लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहने का मतलब क्या है बेटा कि 1 किलो लिक्विड को, ठीक है, 1 केजी लिक्विड को वेपर स्टेट में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आइए इसे भी समझते हैं कि होगा क्या। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे कंटेनर में हमने एक ठंडा पानी ले रखा है। मान लेते हैं कि ये जो कोल्ड वाटर है, ये जो ठंडा पानी है, इस ठंडे पानी का जो टेम्परेचर है बेटा, ये है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, हाँ, और हम क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक थर्मोमीटर लगा दिया है ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है बेटा,
अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। देखिए जब हम हीट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड था वाटर, लिक्विड को जब हम हीट करना चालू करेंगे तो हीट करना चालू करने पे सबसे पहले तो क्या होगा कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता 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 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के अब जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं होगा, ये ध्यान से समझिए, क्योंकि एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड को जो हम हीट दे रहे हैं, तो बेटा फिर से बताइए क्या होगा, लिक्विड को जो हम हीट दे रहे हैं उसका लिक्विड क्या करेगा, IPFA को ब्रेक करने के लिए यूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा क्या, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी को बिना बढ़ाए IPFA को ब्रेक करने की कोशिश करेगा और IPFA जब ब्रेक हो जाएगा तो IPFA के ब्रेक होने की वजह से जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अब देखिए बेटा लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट दे रहे थे, हीट दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही थी तो टेम्परेचर जो है वो भी नहीं बढ़ रहा था, 100 का 100 ही था और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो रहे थे जिससे कि पार्टिकल गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। अब बेटा एक बात ध्यान से समझिएगा कि जब तक हमारे कंटेनर में रखी पानी की एक एक बूंद एवापोरेट नहीं हो जाती है, सॉरी वेपराइज नहीं हो जाती है, ठीक है बेटा, जब तक हमारे कंटेनर में रखी पानी की एक एक बूंद वेपराइज नहीं हो जाती है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर हम देते रहेंगे वो सारा का सारा टेम्परेचर, सारी की सारी हीट जो है वो IPFA ब्रेक करने में जाएगी और ये जो हीट हम दे रहे हैं ये क्या हो जा रही है बेटा, यूज हो जा रही है ना, और इसका हमें पता नहीं लग रहा है, ये छुपी हुई है। तो छुपी हुई हीट को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट बोलते हैं। और ये लेटेंट हीट किस प्रोसेस में यूज हो रही है, वेपराइजेशन में, तो इसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम गैस टू लिक्विड, अपोजिट बेटा, अपोजिट बढ़ते हैं हम गैस टू लिक्विड। तो गैस टू लिक्विड जो है बेटा देखिए हम क्या करेंगे कि गैस का जो IPD होता है वो बहुत ही लो होता है और उसके मुकाबले लिक्विड का जो IPD होता है वो हाई होता है। तो अगर हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, गैस का IPD बहुत ज्यादा होता है बेटा और लिक्विड का IPD कम होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, गैस से लिक्विड पे जाने के लिए टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से IPD जो है वो कम होगा, IPD कम होने से IPFA बढ़ेगा, IPFA बढ़ने से पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और क्लोज आके कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, है ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये जो प्रोसेस है बेटा गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होने का, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या हुआ बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ लिक्विड, सॉरी गैस into liquid is called condensation, ठीक है बेटा। अच्छा, किसी भी लिक्विड, किसी भी गैस के लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं और कंडेंसेशन से जो टेम्परेचर जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन या फिर कूलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन या फिर कूलिंग पॉइंट, ठीक है ना बेटा। तो क्या हो गया, द टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस into liquid state at atmospheric pressure is called condensation or cooling point,
ठीक है बेटा। एग्जाम्पल के लिए जो कंडेंसेशन पॉइंट है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम, स्टीम जानते हो ना बेटा क्या होता है, पानी को बॉईल करने से जो भाप बनती है उसको स्टीम बोलते हैं। तो जो कंडेंसेशन पॉइंट होता है स्टीम का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटा देखो यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कि बेटा 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता था, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे स्टीम का कंडेंसेशन पॉइंट भी है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो आइए दोनों का फर्क समझेंगे, और लास्ट अब टॉपिक बच रहा है हमारा सब्लिमेशन, उसको करेंगे, और सिर्फ 2 क्वेश्चन है करने को, उन क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास जो है वो फिनिश। बाकी आप देख लीजिए एक बार इसे अच्छे से। चलिए बेटा तो आगे बढ़ते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमको वाटर भी मिल रहा है और स्टीम भी मिल रही है, तो दोनों में क्या फर्क है। देखिए बेटा एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस 2 चीजें हो रही है ना। हमारे पास वाटर था और वाटर कन्वर्ट हुआ स्टीम में, और एट द सेम टाइम हमारे पास स्टीम थी, स्टीम को हमने कन्वर्ट किया वाटर में। दोनों में क्या फर्क है बेटा, जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या देना पड़ रहा है बेटा, हीट देना पड़ रहा है ना। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट देना पड़ रहा है, तो जो बेटा स्टीम होगी, स्टीम के अंदर क्या होगा बेटा, स्टीम के अंदर स्टीम के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी सारी एनर्जी हाइड हुई है, जिसको हमने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना बेटा। तो जो हमारी स्टीम है, स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे काइनेटिक एनर्जी होगी स्टीम के पार्टिकल्स की, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की एनर्जी होगी, जिसकी वजह से कि जो स्टीम होगी, स्टीम की ओवरऑल एनर्जी की, जो बेटा स्टीम है, स्टीम की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमें स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, तो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। बेटा अगर हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई लेटेंट हीट देखने को नहीं मिलेगी, नो लेटेंट हीट इज एडेड, कोई लेटेंट हीट यहाँ पे एडेड नहीं है। तो कोई लेटेंट हीट एडेड ना होने की वजह से जो एनर्जी होगी वाटर पार्टिकल्स की, वो कैसी होगी, कम। तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे हमको वाटर भी मिलता है और स्टीम भी मिलता है, पर फर्क समझ में आया दोनों में क्या है कि बेटा स्टीम की जो एनर्जी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल की एनर्जी होगी और लेटेंट हीट की भी एनर्जी होगी। बट ऑन द अदर हैंड वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी एनर्जी कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई लेटेंट हीट के फॉर्म में एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी। अब बेटा लास्ट अपना टॉपिक बच रहा है, लास्ट टॉपिक बच रहा है अपना सॉलिड से गैस। जी हाँ बेटा सही सुना आपने कि देखिए अभी तक हमने देखा कि अगर हमें सॉलिड से गैस जाना है तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस जाना पड़ेगा, या फिर अगर हमें रिवर्स भी करना है तो गैस से हम लिक्विड आएंगे, लिक्विड से फिर सॉलिड जाएंगे। हम चाहते हैं बेटा कि हम सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड सीधा आ जा सके, बीच में हमारे हमको लिक्विड से होके ना जाना पड़े, लिक्विड का हमें काम ना हो। ठीक है बेटा, तो इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम बोलते हैं बेटा सब्लिमेशन। ठीक है ना, तो सब्लिमेशन क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कि द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ solid into gas or gas into solid without passing the liquid state, without passing the liquid state is called sublimation। ठीक है बेटा, is called
सब्लिमेशन, वो प्रोसेस जिसमें कि बेटा कोई भी जो सॉलिड होता है उसको गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस बिना लिक्विड को पास किए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किन किन में होता है? तो सब्लिमेशन होता है कैम्फर, कपूर में, अभी बताता हूं कैसे, नैप्थलीन बॉल में, और होता है अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है बेटा, इन सब में होता है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कपूर लेते हैं, कपूर को अगर आप जलाते हैं तो जो कपूर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जब आप उसको हीट करते हैं बेटा, तो हीट करने पे वो सीधा स्टीम बन के निकल जाता है, बीच में हमको लिक्विड देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसी तरीके से बेटा, ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो कि कपड़ों में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ना लगे और उनमें से अच्छी खुशबू आए, इसके लिए हम छोटी छोटी गोलियां डालते हैं। वो गोलियां शुरू में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और टाइम के साथ साथ वो छोटी होकर डिसअपियर हो जाती हैं, क्योंकि वो सब्लिमेट हो जाती है। ठीक इसी तरीके से एक और चीज है जिसको कि हम बोलते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है बेटा? ड्राई आइस का मतलब होता है सॉलिड CO2। इसमें भी सब्लिमेशन होता है। देखिए होता क्या है, बनता कैसे है ड्राई आइस या सॉलिड CO2, कि हमारे पास ना CO2 होता है। CO2 के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं और प्रेशर को ना अच्छा खासा बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर को कम कर दिया है, प्रेशर को बढ़ा दिया है, इन दोनों ही चीजों की मदद से जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होने की वजह से CO2 जो कि एक गैस था वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में, जो कि एक सॉलिड होगा। ठीक है, और हम इसको एक कंटेनर में फिल करके रख देंगे। बेटा अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये जो हमारा सॉलिड वाला CO2 है, इस सॉलिड वाले CO2 के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रेशर को लो कर देंगे, प्रेशर को कम कर देंगे, क्योंकि हमने पहले प्रेशर ज्यादा कर रखा है, तो अगर हम प्रेशर को कम कर देंगे तो ये CO2 दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में। ठीक है बेटा, ये CO2 दोबारा से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा गैस फॉर्म में। और क्योंकि ये जो हमारा ड्राई आइस है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे पार्टीज वगैरह में वो जो फ्लोर होता है उसको धुएं धुएं जैसा करने के लिए कुछ गैस यूज की जाती है। वो गैस यही होती है सॉलिड CO2। और इसकी एक खासियत होती है बेटा, अगर आप आइस को किसी सरफेस पे रखेंगे तो आइस मेल्ट होने के बाद क्या करेगी, सरफेस को वेट कर देती है। बट जो सॉलिड CO2 होता है, जब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है तो ये किसी भी सरफेस को वेट नहीं करता है, जिसकी वजह से कि हम इसको ड्राई आइस बोलते हैं या ड्राई कोल्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे सारे के सारे इंटरचेंजेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि होते हैं हमारे फिनिश। अब पेज नंबर 9 पे देखिए 4 क्वेश्चंस हैं। पेज नंबर जो 9 है हमारा, पेज नंबर 9 के इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन है केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्जन्स करनी है, तो वो हमको आती है ना बेटा, तो वो हम कर लेंगे इजीली, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको बोल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के लिए जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है। जैसे हमने देखा कि जब हम आइस को मेल्ट कर रहे थे तो आइस को मेल्ट करते टाइम पे टेम्परेचर 0 से नहीं बढ़ रहा था, वाटर को बॉईल करते टाइम पे टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा हमको तो ये बात पता है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट के फॉर्म में एब्सॉर्ब हो जा रही है। तो लिखिए आंसर, ड्यूरिंग स्टेट चेंज the temperature remain constant because the heat supplied is absorbed by particles of matter in the form of latent heat। ठीक है बेटा, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि
आपको एटमॉस्फेरिक गैस दी हुई है, उसको लिक्विफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? तो बेटा गैस को लिक्विफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1 लिखिए, क्या कर सकते हैं बताइए? प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो इंक्रीजिंग प्रेशर। नंबर 2 डिक्रीजिंग टेम्परेचर। नंबर 3 दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये रहा हमारा होमवर्क बेटा। क्वेश्चन 1 में केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना, और क्वेश्चन 2 में हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये हम कन्वर्जन कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए अपने चैप्टर में क्या बचा है। तो अपने चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है एवोपोरेशन, जो कि अगली क्लास में आराम से फिनिश हो जाएगा, छोटा टॉपिक है। और एवोपोरेशन के फिनिश होने के बाद से बेटा, एवोपोरेशन के फिनिश होने के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और एवोपोरेशन से जुड़े 5 क्वेश्चंस होंगे इंटेक्स के, उनको करेंगे। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है वो हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।